वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग 10th से आए हैं और अब आप लोगों को जो साइंस की ब्रांचेस हैं अलग अलग हो गई है। अभी तक आपने साइंस में पढ़ा था, फिजिक्स भी पढ़ा था, केमिस्ट्री भी पढ़ा था, बायो भी पढ़ा था, पर अब 11th में सभी सब्जेक्ट्स सेपरेट हो गए हैं, तो आपको इनका सबका डिटेल पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से संबंधित सब्जेक्ट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आज हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन और मेजरमेंट। तो इसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो इंट्रोडक्शन है। ये केवल एक सिंपल इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स द फिजिक्स कि भौतिकी क्या है, भौतिकी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस बारे में आपको जनरल इसमें हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं भौतिकी क्या है, यानी व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। और भौतिकी की यही शाखा विज्ञान की यही शाखा भौतिकी कहलाते हैं। तो हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो हम देखेंगे भौतिकी यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। भौतिकी की डेफिनेशन, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, मतलब कि प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सबका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है ना, ये सब प्राकृतिक परिघटना है। तो क्योंकि शुरुआत में भौतिकी में यही होता था, अब तो इसकी काफी वाइड हो गया है। ये शुरुआत भौतिकी की इन्हीं प्राकृतिक परिघटनाओं से ही हुई थी। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसे हम कहते हैं भौतिकी। तो अध्ययन की दृष्टि से हमने भौतिकी को मुख्य दो शाखाओं में विभाजित किया है। वैसे तो भौतिकी की यानी फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन इसकी मुख्य दो शाखाएं हैं। अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको दो शाखाओं में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो देखिए, दो शाखाएं हैं, चिर सम्मत भौतिकी और दूसरी है आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी को ही हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं और आधुनिक भौतिकी को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि चिर सम्मत भौतिकी क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है। तो पहले हम देखते हैं चिर सम्मत भौतिकी। तो अध्ययन की दृष्टि से हमने भौतिकी को मुख्य दो भागों में विभाजित किया है। मुख्य दो भाग मतलब दो शाखाएं। हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, इसकी जो नोट्स हैं वो आपको नीचे विंडो जो आपको दिखेगी उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस पर जो हम पढ़ रहे हैं इसकी नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हैं। तो आप अवश्य पहले इसकी नोट्स पढ़ें और लेक्चर देखें। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें। तो अध्ययन की दृष्टि से हमने भौतिकी को मुख्य दो शाखाओं में विभाजित किया है। पहला है चिर सम्मत भौतिकी, इसी को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ये भी हम याद रखें, इसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है बच्चों आधुनिक भौतिकी। इसकी बहुत सी चीजें आप लोग को शायद पता होंगी। पहला जो केवल ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी देखना हमें जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्योंकि आगे अब हम लोग
अगला पढ़ेंगे मेजरमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद। तो देखिए चीर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स, तो दूसरा है आधुनिक भौतिकी। अब हम चीर सम्मत भौतिकी देख लेते हैं कि ये क्या होती है। ठीक, तो सन 1900 ईसा पूर्व के भौतिकी के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही, भौतिकी का जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान था, और उसी को हम क्या कहते हैं, चीर सम्मत भौतिकी। मतलब सन 1900 ईसा पूर्वी, मतलब जो न्यूटन वगैरह जो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, इनके समय का जो भौतिकी था वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स यानी चीर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो सन 1900 ईसा पूर्व का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान युक्त भौतिकी को ही चीर सम्मत भौतिकी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं और इसकी भी शाखाएं हम देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि चीर सम्मत भौतिकी क्या है। क्योंकि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी शाखाएं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये पता होना भी आवश्यक है। तो चीर सम्मत भौतिकी क्या है बच्चों, सन 1900 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित भौतिकी के ज्ञान को क्या कहते हैं, चीर सम्मत भौतिकी कहते हैं। मतलब इसके जो मुख्य साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन। चीर सम्मत भौतिकी से संबंधित जो मुख्य साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन। तो सन 1900 ईसा पूर्व के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित भौतिकी के ज्ञान को ही क्या कहते हैं, चीर सम्मत भौतिकी कहते हैं। इसकी भी और भी उपशाखाएं हैं, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। मुख्य इसकी दो भाग हैं, चीर सम्मत और आधुनिक, उसी में हमने इनको डिवाइड किया। तो चीर सम्मत भौतिकी की शाखाएं देखिए। देखिए पहली है यांत्रिकी। यांत्रिकी है जिसमें हम न्यूटनियन मैकेनिक्स यानी न्यूटन के सभी जो नियम हैं हम इसी यांत्रिकी में पढ़ते हैं। ये जो यांत्रिकी जो पहला पार्ट है चीर सम्मत भौतिकी का मुख्य भाग है और इसकी शुरुआत ही यांत्रिकी से होती है। और इसमें हम न्यूटन के नियम, न्यूटन ने का जितना भी था नॉलेज, बल, न्यूटन, सेंटर ऑफ मास, ये सब पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, यांत्रिकी, इसको कहते हैं मैकेनिक्स। दूसरा होता है ऊष्मागतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा होता है ध्वनि, इसे कहते हैं अकॉस्टिक्स। चौथा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी आप देख भी चुके हो 10th में, इसमें ऑप्टिक्स आता है ना, लेंस, मिरर, दर्पण, ये सब आता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब हम देखते हैं प्रकाशिकी। इसी के अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व भी आता है। तो ये सब जो है ये चीर सम्मत भौतिकी की मुख्य शाखा है। कौन कौन सी, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ध्वनि, प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व। इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, इसको हम ध्वनि को साउंड या एकॉस्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं और विद्युत चुंबक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे आधुनिक भौतिकी। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिक भौतिकी, हम इसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जो दूसरी जो शाखा है, मुख्य शाखा, इसके मुख्य साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका नाम आप सबने सुना है क्योंकि फिजिक्स के दो मुख्य साइंटिस्ट है, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जो न्यूटन है ये चीर सम्मत भौतिकी से संबंधित है और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये आधुनिक भौतिकी से यानी मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित साइंटिस्ट है। तो सन 1900 ईसा पूर्व के बाद के भौतिक के ज्ञान को ही आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें हम परमाणु, नाभिक, मूलभूत कण, इन सब का अध्ययन करते हैं।
तो इसको हम क्या कहेंगे, सन 1900 ईस्वी के बाद के भौतिकी के सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आजकल जो मॉडर्न जो है, क्योंकि देखिए जब परमाणु की संरचना हुई, इसकी स्टार्टिंग जो है परमाणु संरचना से शुरुआत होती है कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, मूलभूत कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की खोज, तो ये सब जो है मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है। तो सन 1900 ईसा पूर्व के बाद का जो भौतिकी का सुव्यवस्थित ज्ञान था, उसी को हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। और इसकी मुख्य शाखाएं जो है, इसकी भी मुख्य शाखाएं हैं। तो पहली है बच्चों सापेक्षिकता। देखिए सापेक्षिकता की जो खोज थी वो किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो पहले है इसका सापेक्षिकता, इसे कहते हैं रिलेटिविटी। दूसरा है क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम भौतिकी। परमाणु भौतिकी, फिर नाभिकीय भौतिकी भी आते हैं इसी के अंतर्गत। ठोस अवस्था भौतिकी यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं इसे हम, क्रिस्टल वगैरह संरचना पढ़ते हैं इसमें हम, ठोस अवस्था भौतिकी। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण ही हुआ है, कंप्यूटर वगैरह सब इसी की देन है, और ये सब भी जो है मॉडर्न फिजिक्स के कारण ही संभव है। तो देखिए आधुनिक भौतिकी की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है, सापेक्षिकता जिसे हम कहते हैं रिलेटिविटी, क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं जिसे, परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स जिसमें हम एटम के बारे में पूरा पढ़ते हैं, नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके कणों के बारे में पढ़ते हैं, ठोस अवस्था भौतिकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिसमें हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये मुख्य शाखाएं आधुनिक भौतिकी। तो ये था आधुनिक भौतिकी के बारे में। अब हम अगला पढ़ेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके मुख्य चरण लिखिए तथा इसे समझाइए। तो वैज्ञानिक विधि यानी हम इसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो हम इसको समझ लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है। देखिए हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारा साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। साइंस में जो है हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जो है वो सर्टन है। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका एक परफेक्ट हमने मेजरमेंट किया है, उसी आधार पर हम बोलते हैं। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है कि प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं के संबंध में सुव्यवस्थित उपागम को ही हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ठीक है ना, सुव्यवस्थित जो हमारा तरीका है, उपागम यानी तरीका, अप्रोच, ठीक है ना, सही तरीका होना चाहिए हमारा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का सुव्यवस्थित उपागम ही वैज्ञानिक विधि कहलाता है। इसको हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का सुव्यवस्थित उपागम, अप्रोच, उपागम यानी अप्रोच, सही तरीका, वैज्ञानिक विधि क्या है बच्चों, प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के
संबंध में सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने का उपागम जो होता है, सुव्यवस्थित जो उपागम होता है उसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो इसके मुख्य 4 चरण है, मतलब 4 इसके वेज हैं, 4 तरीके हैं, ठीक है। पहला है क्रमबद्ध प्रेषण, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण और चौथा है अंतिम सिद्धांत। तो हम इसको स्टेप बाय समझ लेते हैं। पहला है वैज्ञानिक विधि के मुख्य 4 चरण हैं। पहले हम चरणों के नाम लिख लेते हैं, मतलब हम जो साइंटिफिक मेथड से कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो उसके 4 चरण हैं। पहला है बच्चों क्रमबद्ध प्रेषण, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्रमबद्ध प्रेषण। दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण और चौथा है अंतिम सिद्धांत, फाइनल थ्योरी। तो हम इसको समझते हैं। पहला है क्रमबद्ध प्रेषण, इसको हम समझते हैं किसी भी प्राकृतिक परिघटनाओं के संबंध में हम प्रयोग करते हैं तथा उसका क्रमबद्ध प्रेषण लेते हैं। जैसे कि हमें चंद्रमा की विभिन्न कलाएं देखना है कि उनमें रोज क्या परिवर्तन होता है, तो हमें लगभग उसको रोज ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि रोज क्या डिफरेंस हो रहा है, उसका जो प्रकाश मिल रहा है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है ना। साइंटिफिकली हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको लिखेंगे, कितना हमें क्या लग रहा है, उसके लाइट में क्या अंतर दिखाई दे रहा है ना, कितने % अंतर दिखाई दे रहा है, तो ये हम सब उसको ऑब्जर्व करेंगे। हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको लिखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक, है ना। तो पहला जो चरण है वो हम लिख लेते हैं कि जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रमबद्ध प्रेषण। तो प्राकृतिक परिघटनाओं के संबंध में हम क्या करते हैं, एक निश्चित प्रयोग करते हैं तथा उनका क्या करते हैं, क्रमबद्ध प्रेषण लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, है ना। जैसे कि भाई ये डस्टर है तो इसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, स्केल से इसको नापेंगे, तो ये क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, प्रेषण, है ना। हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप प्रेषण तालिका लिखते हो, ऑब्जर्वेशन टेबल लिखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो उसके बाद लिखते हो, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बाद लिख रहे हो। तो ये होता है क्रमबद्ध प्रेषण की किसी भी घटना का जो है हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं उसके संबंध में और उसका क्रमबद्ध प्रेषण लेते हैं। तो ये पहला जो है, ये इस विधि का पहला चरण है। दूसरा है परिकल्पना का निर्माण। तो हमने जो क्रमबद्ध प्रेषण लिए हैं उसका हम मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई इतना था तो ये इतना है, इस तरीके से ना। गुणात्मक और मात्रात्मक कि ऐसा किया था तो इतना फर्क हो गया, और मात्रात्मक मतलब कि इसकी इतनी मात्रा थी, इसकी इतनी मात्रा थी। क्योंकि देखिए साइंस में हर चीज़ मेजरमेंट पर ही आधारित होती है, ठीक है ना। फिजिक्स हो या कोई भी साइंस हो, साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेजरमेंट, क्योंकि हम कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से नहीं कह सकते, हम उसको मेजर करते हैं, उसके बाद ही कुछ विश्लेषण पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, परिकल्पना का जो निर्माण है ये क्या है कि हम किसी भी प्रयोग द्वारा उसके क्रमबद्ध प्रेषण लेते हैं, ठीक है। और वो जो प्रेषण है उसके आधार पर हम एक नियम का, एक कार्यकारी नियम बनाते हैं कि ऐसा होता है तो उससे इस तरीके से परिवर्तन होता है। तो एक कार्यकारी नियम बनाते हैं और उसी नियम को हम क्या कहते हैं बच्चों, परिकल्पना कहते हैं। हम प्रेक्षणों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर एक कार्यकारी नियम बनाते हैं और उसी नियम को हम परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस कहते हैं। तो प्रेक्षणों का, क्रमबद्ध प्रेक्षणों का क्या करते हैं हम, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण, एक कार्यकारी नियम बनाते हैं, विश्लेषण कर एक कार्यकारी नियम बनाते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परिकल्पना, जिसे हम परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये दूसरा चरण था, एक कार्यकारी नियम बनाना। तीसरा जो है वो है परिकल्पना का परीक्षण। तो जो हमने परिकल्पना बनाई है उसका हमने प्रयोग कर उसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन यानी हर स्थिति में वो लागू हो रहा है या नहीं, हमने जो परिकल्पना बनाई है वो सभी स्थितियों में लागू हो रही है या नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, प्रयोगों द्वारा जो है, जो परिकल्पना जो बनाई है, जो कार्यकारी नियम बनाया है, उसका प्रयोगों द्वारा सत्यापन किया जाता है, वो सही है या नहीं ये देखा जाता है। चौथा पॉइंट है अंतिम सिद्धांत। तो परिकल्पना के परीक्षण के बाद उसकी सत्यता की जांच होने के बाद यदि वो सही पाई जाती है, सत्यपूर्वक अगर वो सत्यता उसकी जांची जाती है, परखी जाती है, और उसके बाद उसी को अंतिम सिद्धांत कहा जाता है। अगर वो सही आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतिम सिद्धांत। ये वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, संरक्षण के नियम। ठीक है, आप देखो फिजिक्स में बहुत सारे नियम होते हैं, पर संरक्षण नियम जो होते हैं भौतिकी के, ये वे मूलभूत नियम होते हैं जो हर परिस्थितियों, हर स्थान पर लागू होते हैं, और इन नियमों का कभी भी उल्लंघन, किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन नहीं होता है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संरक्षण नियम यानी कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे नियम है, पर जो कंजर्वेशन लॉज हैं यानी संरक्षण नियम है, वो मुख्यतः फिजिक्स में 4 हैं। एक तो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और चौथा है आवेश संरक्षण का नियम। तो इनको हम देख लेते हैं। देखिए वैसे तो आप ये सभी नियमों को और डिटेल में पढ़ भी चुके हो और आगे भी पढ़ोगे, ये केवल ये एक इंट्रोडक्शन है, इसका डिटेल भी हम पढ़ेंगे आगे, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, आप लोगों को हर समय काम आएगा। और कुछ आप पढ़ भी चुके हो, जैसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी। तो हम जो संरक्षण नियम है तो इनको हम देख लेते हैं। संरक्षण के नियम, तो संरक्षण के नियम क्या होते हैं, इसे कहते हैं कंजर्वेशन लॉज। तो भौतिकी के वे मूलभूत नियम जो हर परिस्थितियों तथा हर स्थान पर लागू होते हैं, उनका कभी उल्लंघन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, संरक्षण के नियम कहते हैं। मुख्य 4 नियम है। पहला आप देखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसे हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कि जब कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, जब किसी भी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तो उसका रेखीय संवेग जो सदैव क्या रहता है, संरक्षित। मतलब जितना पहले था उतना ही वह बाद में भी रहेगा। मतलब पहले का रेखीय संवेग बराबर क्या रहेगा, बाद का रेखीय संवेग। इसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, रेखीय संवेग जो है आप जानते होंगे कि रेखीय संवेग यानी क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है उसी को हम रेखीय संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा जो वेग होता है उसका जो गुणनफल होता है, यही क्या कहलाता है, रेखीय संवेग। तो ये कभी बदलता नहीं है। यदि हमने बाह्य बल नहीं लगाया है, सिस्टम पर, निकाय पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो पहले का जितना रेखीय संवेग होगा उतना ही बाद का भी होगा। और यही क्या कहलाता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, लिख लेते हैं हम, यदि कोई बाह्य बल निकाय पर नहीं लगाया जाता है, तो निकाय का संवेग, निकाय का कुल संवेग या कुल रेखीय संवेग लिखो आप, संरक्षित रहता है।
और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय सममित संरक्षण का मतलब वो बदलता नहीं है। रेखीय सममित संरक्षित रहता है मतलब क्या है बच्चों, कि वो बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय सममित संरक्षण का नियम। अर्थात ये यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो निकाय का कुल रेखीय सममित क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब अगला है कोणीय सममित संरक्षण का नियम, इसी के जैसा ये। कोणीय सममित संरक्षण का नियम। तो देखिए हमने जब रेखीय सममित देखा था तो हम कह रहे थे कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, यदि हम निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाते हैं, निकाय पर यदि कोई भी बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता है तो निकाय का कुल कोणीय सममित क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय सममित संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता तो निकाय का क्या बच्चों, कोणीय सममित। कोणीय सममित कहने सिंपली क्या होता है, रेखीय सममित गुणित लंबवत दूरी। अभी हम पढ़ेंगे, अगले जो यूनिट्स आएंगे उसमें आप देखोगे, आप लोगों ने देखा नहीं होगा कोणीय सममित, पर अभी अगले जो हमारे यूनिट्स आएंगे उनमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कोणीय सममित पढ़ेंगे। तो कोणीय सममित यानी शॉर्टकट में आप ये समझ लो कि रेखीय सममित और लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है वो कोणीय सममित कहलाता है। तो यदि निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता तो निकाय का कुल कोणीय सममित संरक्षित रहता है। संरक्षित यानी बदलता नहीं, यानी पहले जितना था उतना ही अभी भी रहेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोणीय सममित संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके लिए हम बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाते हैं। तीसरा जो है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये आप देख चुके हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरी प्रकार की ऊर्जा में हो सकता है, और इस प्रकार विश्व की कुल ऊर्जा जो है ये सदैव संरक्षण रहती है। केवल उसका एक प्रकार की ऊर्जा का हम दूसरी प्रकार की ऊर्जा में स्थानांतरण केवल कर सकते हैं। उसको किसी भी प्रकार से हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये तीसरा है, इसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये आप लोगों को पता है, आप पढ़ भी चुके हैं वो ये, क्योंकि बहुत फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है, इसी पर पूरा फिजिक्स डिपेंड है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरी प्रकार की ऊर्जा में हो सकता है। और इस प्रकार विश्व की कुल ऊर्जा जो सदैव नियत रहती है। तो चौथा जो है वो है आवेश संरक्षण का नियम। ये भी इसी के जैसा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण ही संभव है। इस प्रकार किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है बच्चों, कि आवेश जो है ये ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से सिमिलर है, एनालॉगस है। केवल हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं, और इस प्रकार एक विलगित निकाय में संपूर्ण आवेश क्या रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। तो ये था संरक्षण के नियम। अब हमें देखिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन भी आते हैं कि मतलब स्कूल लेवल में कि भौतिकी का विज्ञान के अन्य शाखाओं से संबंध, जैसे भौतिकी का गणित से संबंध, भौतिकी का रसायन विज्ञान से संबंध, भौतिकी का जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से क्या क्या संबंध है, और भौतिकी का समाज से क्या संबंध है, हमें उससे क्या लाभ हुए हैं भौतिकी से समाज को। तो ये सब भी हमें देखना है। तो आज तो मतलब इस लेक्चर में हमने इतना देखा है, और इसके बाद के लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे और फिर हम मापन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, और आपको इसकी नोट्स जो है बच्चों ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है,
तो एक बार मैं और आप लोगों को बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड द नोट्स अबाउट दिस टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें। थैंक यू।